हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खास तौर पर सार्क मुल्कों, भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों पर खास नजर रखते हैं। पूरे हफ्ते में एक ये प्रोग्राम होता है हमारे चैनल पर जिसमें पड़ोसी मुल्कों के हाल पर चर्चा होती है। और जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब इसके लिए बाकायदा तैयारी करते हैं। ये एक प्रोग्राम उनका है जो बहुत लोग पसंद करते हैं। आपने अब से पहले कई बार काफी बड़ी तादाद में उनको देखा है, लाखों की तादाद में। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी काफी अच्छा लगेगा आपको। आप देखेंगे कई खबरें हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, वो, और आखिर क्यों रिकॉग्निशन, मान्यता क्यों नहीं दी जा रही तालिबान की हुकूमत को, उस पर हम सवाल करेंगे, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के हालात पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान को बहुत से मुकदमों में जमानत मिल चुकी है, फिर भी वो आखिर कब तक जेल में रहेंगे? क्या उनके बेटे अमेरिका में जाकर के उनको जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में आखिर भारत सरकार क्या कुछ छुपा रही है या क्या है जो बताना नहीं चाहती। पाकिस्तान से कुछ खबरें लीक होकर के आ रही हैं जिसमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार की अब जिम्मेदारी है कि वो कुछ खुल करके और कुछ बताए। उसके अलावा हम बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश की शेख हसीना, उनकी बेटी डब्ल्यूएचओ में, उसके सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम समझेंगे। और आखिरकार नेपाल की कुछ खबरें भी हम चर्चा करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार 2021 से अब तक लटकी हुई है अधर में। अधर में मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पेंडुलम जैसी हालत है। अभी तक जो अमेरिका उससे बहुत ही घुट घुट करके बंद कमरे में बात करता था, आखिर अमेरिका क्यों अटका हुआ है कि वो रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है? और रूस से लेकर के चीन, चीन से लेकर के सेंट्रल एशिया, सब मुल्कों में तालिबान किसी ना किसी हद तक कामयाब नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है, ताजा खबरें क्या हैं? तालिबान की डिप्लोमेसी में क्या कुछ आगे बात बढ़ रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग फिर आमिर खान मुत्तकी, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन और ऑफिस के स्पोक्समैन भी हैं, उनकी उनकी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या उनकी एक प्रेस स्टेटमेंट आई है जिसमें अफगानिस्तान के बढ़ते हुए रिश्ते दुनिया से उन्होंने उसका हवाला दिया है। और उन्होंने कहा है कि 2024 में अफगानिस्तान की जो डिप्लोमेटिक या काउंसलर एक्सेस थी वो सिर्फ 17 मुल्क में थी। आज 2025 में वो 17 से बढ़ के 25 हो गई। हम्म। हम्म। और नए जो उन्होंने खबरें दी हैं वो ये है कि अब बोन, जो जर्मनी का शहर है और वहां पे काउंसलर एक्सेस है, अब जर्मनी ने भी जो है उनको काउंसलर एक्सेस दे दिया, जो कि यूरोप का एक अहम ममालिक है। हम्म। दूसरा जो है वो कजाकिस्तान ने भी काउंसलर एक्सेस दे दिया है, वहां भी वो जाकर के अपने काउंसिल को खोल सकते हैं। हम्म। तो ये बहुत बढ़ते हुए संकेत हैं काउंसलर एक्सिस के। और दुनिया से अफगानिस्तान जो है वो जुड़ रहा है, इसकी बड़ी तेजी से। आप देख सकते हैं कि 17 से 29 हो गए हैं एक ही साल के अंदर अंदर। अब जो बात, दूसरी जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि अफगानिस्तान का और अमेरिका का कंटिन्यूअसली डायलॉग चल रहा है, क्लोज डोर, हम्म। बैक चैनल। और अमेरिका ने अफगानिस्तान को या काबुल को या इस्लामिक एमिरेट्स को वॉशिंगटन में जो डिप्लोमेटिक उनका जो ऑफिस है या जो उनकी एम्बेसी है उसको हैंड ओवर करने के लिए उन्होंने हामी भर दी है। और अब अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका में अपनी एक्टिविटी और काउंसलर एक्सेस और जो वीजा वगैरह होता है, जो भी एक एम्बेसी में काम होता है, ये बड़ी खबर उन्होंने दी है। हम्म। और उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूसली जो है हमारा डायलॉग अभी भी दोहा में चल रहा है। हम्म। हम्म। तो ये बड़ी अहम खबर है। अब इसके हवाले से मैं आपको, आपके साथ मतलब हमारे सामईन को ये बताना चाहता हूँ, पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था कि रशिया और चाइना और सेंट्रल एशियन ममालिक, ये लोग जो हैं, इनका अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट है
वो ये है कि वहां के जो उनके मिनरल प्रोडक्ट्स हैं उसको वो यहाँ से माइन करके अपने यहाँ ले जाने के लिए और उनको ले जाए। देखिए अब चाइना का तो वखान जो कॉरिडोर है वो तो डायरेक्ट रोड लिंक है जिससे वो ले जा सकते हैं। सेंट्रल एशिया से जो है वो रोड लिंक है जिससे वो अपने यहाँ ले जा सकते हैं। रशिया भी रोड लिंक से ले जा सकता है। लेकिन अमेरिका का जो है वो अगर ले जाना चाहता है, अगर वो किसी माइंस को, अभी तक कोई ऐसी समझौता नहीं हुआ है, तो उसको तो पाकिस्तान ही लेके आना पड़ेगा, गादार से या कराची से वो जो है अपने। तो उसके बाद ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते होने चाहिए और बड़े से बहुत सारे जो इम्प्लीकेशन है। तो ये डिप्लोमेसी की बात मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान पे वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक है। अफगानिस्तान को अमेरिका खोना नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बरगाम एयरपोर्ट को और एयरबेस को हम फिर से वापस लेंगे, क्योंकि वो चाइना से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है और जहां के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है चाइना की। तो हम अगर बरगाम एयरपोर्ट को, एयरबेस को अगर हम अपने अधीन में ले लेंगे तो हम उनको बॉम्ब कर सकते हैं। तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान से, मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान को खो नहीं सकता है। अमेरिका जो है अफगानिस्तान को किसी न किसी तरह से दबोचे रहेगा, जैसे भी दबोचे रहे, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जैसे भी दबोचे रहे। अब आपने देख लिया फिजिकली तो 20 साल वो था ही था अफगानिस्तान में, बिल्कुल बिल्कुल 2001 से लेकर 2021 तक। तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका का। इसलिए जैसे कि वो अफगानिस्तान को नहीं खो सकता, वैसे हम पाकिस्तान को भी नहीं खो सकता। तो ये बड़ी खबर जो है वो यही है। और एक लास्ट बात जो मैं बता देता हूं आपको, आपके मतलब माध्यम से, कि अब जो अफगानिस्तान की जो सरकार है, इस्लामिक एमिरेट्स है, वो डी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। रशिया के पास वीटो है, चाइना के पास वीटो है। तो अगर अमेरिका तो डी रिकॉग्नाइज करेगा नहीं तो फिर कौन डी रिकॉग्नाइज करेगा? तो अब जो है अफगानिस्तान की सरकार या तालिबान सरकार, वो तो रिकॉग्निशन की औपचारिकता को ही पूरा कर रहा है। वो आज हो जाए, कल हो जाए, 1 साल के बाद हो जाए, 5 साल के बाद हो जाए, जो भी हो, वो तो उस रास्ते पे चल पड़ी है कि वो जो है। और ये सब विमेन्स राइट और टेररिज्म और ये सब तो चलता ही रहेगा, ये सब का। यानी तालिबान ने एक तरह से अमेरिका को और दुनिया के बहुत से मुल्कों को एक ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है जहां उन्हें तालिबान की सरकार को मान्यता देनी पड़ेगी, तस्लीम करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने बताया कि 25 मुल्कों में कौंसलर सर्विसेज शुरू हो गई हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। 25 मुल्कों में, इसका मतलब ये कि मैंने कई ऐसे डिप्लोमेटिक मूव देखे हैं कि किसी एक मुल्क में अगर वीजा का अरेंजमेंट है तो बहुत से मुल्कों के लोग वहां आते हैं और वहां से वीजा लेकर के आते हैं। जिस तरह से अबू धाबी में भी उनका है, यूएई में, और वो इसी तरह से किया था और वहां से फ्लाइट भी बाकायदा शुरू की गई थी काबुल के लिए। तो ये दुनिया से जुड़ने का सिलसिला अब तेजी से बढ़ रहा है और इसमें लालच है बाकायदा दूसरे मुल्कों का। तालिबान पे एहसान नहीं है, तो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि उस पर सब लोग टूट करके पड़ना चाहते हैं। ये है असली अट्रैक्शन। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये पाकिस्तान से क्या कुछ खबर है? इमरान खान कब तक जेल में रहेंगे? आखिर क्या हुआ कि अमेरिका को नाराज करके वो जेल में गए और अब फिर अमेरिका को ही तैयार करने के लिए उनके बेटे अमेरिका पहुंचे हुए कि किसी तरह से इमरान खान को छुड़वा दो। ये क्या कुछ होगा? यानी स्टेज यहां है और डायरेक्टर वॉशिंगटन में बैठा हुआ है, ऐसा ही कुछ है क्या? जी जी, मैं उस पर आने वाला हूं। पहले जो अमेरिका और अफगानिस्तान का भी रिलेशन जो हमने डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का और अमेरिका का रिलेशनशिप जो है मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। जी। उसके बाद चाहता हूँ। देखिए, अभी आसिम मुनीर की मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वो सब हुआ था, वो जो हमने खबरें दी थी। अब उसके आगे जो कार्रवाई हो रही है या उसके आगे जो कवायद चल रही है कि पाकिस्तान से एक बड़ा डेलीगेशन जो है बहुत जल्द अमेरिका जा रहा है, और वहां पे बायलैटरल इनकी मीटिंग होगी बाकायदा, जिसमें बहुत सारी चीजों पे बातचीत होगी। इन्वेस्टमेंट पे बात होगी, ट्रेड डील पे बात होगी, और इकोनॉमिक इश्यूज पे बात होगी, स्ट्रेटेजिक पे बात होगी, और
मतलब बहुत तरह के जो एक बायलैटरल मीटिंग हो रही है, उस बायलैटरल मीटिंग को कौन लीड करेंगे? शहबाज शरीफ लीड करेंगे, क्यासिम मुनीर लीड करेंगे, कि वहां के जो सेक्रेटरी लोग हैं वो लीड करेंगे? अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अब इससे जो संकेत हो रहा था कि जब इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते बढ़ रहे थे, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आउट ऑफ रडार हो गया है, और वो अब अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हो गए हैं, और इंडिया और मतलब अमेरिका की बहुत ज्यादा घनिष्ठता चल रही है। लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, नए जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर में, कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाह रहा। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सामाइन को बताना जरूरी है, कि कश्मीर भी इसमें हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि मैं कश्मीर पे मध्यस्थता करूं, और ये जो बातें अभी जो चल रही हैं, जो कि डेलीगेशन जाएगा अमेरिका में, उसमें ये भी बात टेबल पर आएगी कि अमेरिका क्या कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों के लिए, और साउथ एशिया वॉचर के लिए, और इंडिया के लोगों के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि अमेरिका में क्या क्या होगा, क्या करारदाद होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका और पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते रिश्ते, जो बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब दिनों इसमें पहले जो है इसमें 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 एक पहलू बहुत इंटरेस्टिंग है मुस्तफा साहब। पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने में ट्रंप ने मोदी जी को कई बार झूठा साबित किया है। यानी इंडिया पाकिस्तान के सिलसिले में वो उन्होंने मीडिएट किया। भारत सरकार, मोदी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और वो बार बार दोहरा रहे हैं, कम से कम 1 दर्जन बार वो कह चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी से नाराज हैं, भारत से नाराज हैं। आखिर क्या है ट्रंप का ये नया ट्रंप कार्ड, आगे देखने को मिलेगा। मोदी जी तो उन्हें इलेक्शन जितवाने के लिए गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार भी कह करके यहां तक हालत पहुंच गई। अच्छा, अब वो इमरान खान वाले इशू पर थोड़ा सा बताइए कि क्या चल रहा है। मैं एक 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 जुमला या एक लाइन या दो लाइन में हाँ। अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को मैं बिल्कुल वाजे करना चाहता जी जी, बताइए। हूं। जो इंडिया ये समझती है, ये मैं 1947 या 1945 से चल रही है कहा, हम्म। पाकिस्तान को जो है ये पार्टीशन और ये सब कहानी तो अपनी चल रही है। वेस्टर्न ममालिक ने खड़ा किया है इंडिया के अगेंस्ट में, हम्म। और इंडिया पाकिस्तान को सफे हस्ती से मिटा नहीं सकती। हम्म। ये ऐलान है। हम्म। जो यानी झगड़े हो यानी रहे यानी हैं यानी यानी तकरीबन ऐसा जैसे इजराइल को अरब मुल्कों के बीच में एक तरह से खड़ा किया, उनके खिलाफ किया, अवाम के जाहिर है हुकूमतों को वो पाल सकते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान को क्रिएट किया, और ये दोनों का क्रिएशन तकरीबन एक साथ हुआ है। ये भी बहुत ही जी इंटरेस्टिंग बिल्कुल है। बिल्कुल, मैंने पहले भी अपने अपने जो है वक्तव्य में बताया था हाँ। कि ये दोनों मुल्क, जब तक अमेरिका दुनिया में रहेगा, हम्म। हम्म। तब तक ये दोनों मुल्क जो है, ना ही अरब जो ममालिक है वो इसराइल को खत्म कर देंगे, और ना ही इंडिया जो है वो पाकिस्तान को खत्म कर देगा। लेकिन लेकिन तो अब लेकिन जो लेकिन बातें अब आती हैं, लेकिन अब अमेरिका बहादुर को ईरान से भागना पड़ा था, ये भी अब सब लोगों को याद कर रखना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। हालांकि इस वक्त हमारा ये टॉपिक नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। अब उस पर इमरान खान का क्या कुछ होगा? इमरान खान का जेल देखिए कब तक इमरान जारी? खान का मैटर ये है कि इमरान खान के ऊपर 150 केसेस थे, वो सारे 150 केसेस में उन्हें जमानत मिल गई है। हम्म। अभी जो लेटेस्ट जमानत उन्हें मिली है वो अलकदीर ट्रस्ट केस में, जिसमें उन्हें 14 साल की सजा हो गई। हम्म। वो अभी 2 दिन पहले उन्हें जो है वो जमानत मिल गई है। इमरान खान और उनके जो लोग हैं, उनके जो मतलब सहयोगी जो लोग हैं, बैरिस्टर हैं, वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब किसी भी सूरत से इमरान खान को जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें बेल मिल चुका है, तो बेल के बाद क्या होता है, आपको जो है बाहर आना होता है। लेकिन सरकार जो है वो अभी तक, आज के डेट में भी कल ही खबर आई थी, जो कि मुझे लगता है कि बड़े फेक न्यूज भी चल रहे हैं इमरान खान के हवाले से, कि आज आज बेल मिल जाएगा, आज 12 बजे मिल जाएगा, 11 बजे मिल जाएगा, और जश्न भी मन रहा है कि इमरान खान निकल चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान आज भी जेल में है, और कोशिशें जारी हैं उनको निकालने के लिए, और उनको उनको सारे मुकदमे से वो बरी हो चुके हैं, और उन्हें बेल मिल चुका। बरी होने का मतलब है कि उन्हें बेल मिल चुका। तो अब जो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है
वो तो जो हुकूमत है और इमरान खान है वही जानते हैं, हम तो और आप तो अच्छा बहुत। अच्छा, उनके उनके बेटे अमेरिका में क्या कर रहे हैं? इमरान खान के जी बेटे अमेरिका में गए हैं। जी जी, उनके जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। और अब बाकायदा वो जो है एक उम्र भी पा चुके हैं, एक की 27 साल उम्र है, दूसरे की 33 साल उम्र है या 32 साल उम्र है। तो अब वो जो है कोई लड़के नहीं है या कोई नाबालिग नहीं है, वो अमेरिका में जा करके कैंपेन कर रहे हैं। और उन्होंने कैलिफोर्निया में रिचर्ड गिरे करके एक साहब हैं, ग्रिल, हम्म उनसे मिले हैं जो कि प्रो पाकिस्तानी हैं और वो स्पेशल एनवॉय हैं टू ओवरसीज, हम्म अमेरिका के ओवरसीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने जो है बाकायदा स्टेटमेंट दिया है रिचर्ड गिरिल ने कि इमरान खान की जो मतलब क्या कहते हैं जेल है या उनकी जो कैद है वो मतलब ये है कि बेबुनियाद है, और इस तरह की बातें की हैं। और वो अभी जो है काफी और लोगों से भी मिले हैं और वो सिलसिला जारी है। हम्म उसके बाद जो उनकी 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 जो पेशरफ्त है कि ये सारे लोगों को ले करके कासिम और सुलेमान जो है वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम्म जिसमें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट होंगे, कुछ सेनेटर होंगे और खुद ये दोनों लड़के होंगे। हम्म तो वो मजा आएगा जब ये पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो क्या होता वो है। और अमेरिका के अच्छा, उसमें देखिए एक एक सवाल पाकिस्तान की आवाम के सामने तो जरूर होगा कि एंटी अमेरिका होने की वजह से इमरान खान को पसंद किया गया। पॉपुलैरिटी का बेस जो था वो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स था। अब वो अमेरिका से अगर उनके बेटे बेटे माफी मांग करके आए और उनको जेल छुड़ाने की बात करें, तो क्या पाकिस्तान की आवाम का सपोर्ट इमरान खान के साथ या उनके बेटों के साथ उसी तरह से रहेगा जैसे एंटी अमेरिका इमोशंस के साथ था? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि कासिम और सुलेमान क्या क्या करते हैं ये तो हम और आप जानते नहीं हैं। जी जी जी। और हम ये कहें कि वो माफी मांग लेंगे ये भी हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स पे और फंडामेंटल राइट्स पे और ह्यूमन राइट्स के ऊपर प्रेशर डालें अमेरिका को। हम्म भाई अमेरिका में तो लॉबीज हैं ही हैं, ग्रुप हम्म हैं ही हैं जो कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो एंगल हो। दूसरी बात, अब जो आप कह रहे हैं कि अभी तक इमरान खान ने, अभी कल ही परसों स्टेटमेंट आया था कि हम जेल से निकलने के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम्म हम अब उनका 5 तारीख को, 5 अगस्त को उनकी दूसरा साल की बरसी मन रही है जेल में। हम्म और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है हलचल हो रही है कि 2 साल आप किसी बेगुनाह को जो है आप जेल में बंद किया हुआ है, 150 केसेस लगाए हुए हैं जिसपे आप उनको बेल मिल चुका है, उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो मूवमेंट तो होगी ना भाई, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, ह्यूमन राइट फोर्सेस की, और भी जो जो इस तरह के लोग हैं उनकी तो होगी। अब ये गवर्नमेंट और इमरान खान की जो झगड़े हैं, या मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको आसिम मुनीर कहते हैं उनके झगड़े हैं, ये कैसे रिजॉल्व होगा, जब होगा तो हम बताएंगे आपको। जी जी जी। अच्छा अच्छा, बहुत ही दिलचस्प जो चीजें कुछ आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान से। आखिर क्या है यहाँ भी कुछ क्या नई खबरें हैं? पायलट्स का क्या हुआ? भारत के जो 3 जहाजों के बारे में बताया जा रहा है कि 3 जहाज गिरे भारत के, और उसके पायलट्स के बारे में कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है। पाकिस्तान भी कुछ दावे कर रहा है। क्या कुछ खबरें हैं? ये जैसे ढका छुपी वाला खेल जो है, ये कब तक, किस तरह से? मतलब हम भी एक डेमोक्रेसी में हैं, हमारा मुल्क बाकायदा इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी के जरिए सरकारें बनती हैं। सरकार क्यों नहीं बता रही खुल करके दुनिया को कि क्या कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? क्या क्या कुछ खबरें आपके पास? देखिए, अभी जो मुद्दा है हमने आपको पहले ही बताया था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था कि ये परत जो है वो एक एक झटके में नहीं खुलेगी, वो हाँ, खुलते खुलते खुलेगी, वो कई बिल्कुल मतलब मतलब महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। तो बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है वो है पायलट का क्या हुआ। हम्म जयशंकर साहब ने तो ओपन फोरम में तस्लीम कर लिया कि हम्म हमारे 3 राफाल जो हैं वो गिर गए, हम्म तबाह हो गए, हम्म हमने लूज कर लिया। वो तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आ गया। हम्म वो नहीं मानते हैं कि 5 है या 6 है या 4 है, वो 3 का मानते हैं। हम्म तो अब उनके पायलट का क्या हुआ? हम्म गवर्नमेंट नहीं मानती है कि उनके पायलट जो है मरे हैं। गवर्नमेंट करने का स्टेटमेंट आया था, बाकायदा हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया था कि सारे पायलट जो हैं
वो सेफ हैं और वापस मतलब अपने अपने जगहों पर पहुंच गए हैं या कंट्री में हैं। अब जो अभी बहुत बड़ा जो मुद्दा फिर से उठ के आया है वो है शिवांगिनी सिंह का, जो एक लेडी पायलट थी जो रफाल उड़ा रही थी। और वो पायलट जो है उस टाइम ये खबर आई थी, और ये खबर अल जजीरा की है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान मीडिया ने तो जाहिर सी बात है कि वो सेंसेशनलिज्म और जो भी कुछ है उनका, कि वो पायलट जो है वो पाकिस्तान में लैंड की थी पैराशूट से। उसका हवाई जहाज जो है, उसका जो जेट है वो तबाह हो गया था और वो पाकिस्तान के फोर्सेस के कस्टडी में। अब इंडिया में आइए तो इंडिया जो है वो मतलब मांग कर रही है, इंडिया के जो सोशल मीडिया में रवीश कुमार जो एक बड़े नामचीन सोशल मीडिया के मतलब एक्टिविस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि शिवांगिनी सिंह कहाँ है। अगर इंडिया के अंदर है तो उनको सामने पेश कीजिए, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अगर वो मिसिंग इन एक्शन है, मर गई है, तो वो बताइए। और अगर वो पाकिस्तान में है तो ये बताइए कि पाकिस्तान में है। और पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि आप शिवानी को जो है, जैसे वो थे क्या 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 कहते हैं, क्या नाम था उनका, अरे वो कुलभूषण, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। जैसे उनको जो किया था तो वैसे उनको कीजिए आप, कि वो पाकिस्तान के कस्टडी में है। और ऑपरेशन सिंदूर का जो वाकया चला था तो मजाक के तौर में सुहागरात भी चल रहा था कि ऑपरेशन सुहागरात होगा। तो वो सब तो किस्से थे। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि ये जो 4 पायलट हैं या 3 पायलट हैं, इनका क्या हुआ, और 5 पायलट हैं या 6 पायलट हैं, ये पायलटों पे ही बात चल रही है। जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ने ये जाहिर कर दिया है कि 1 पायलट या 2 पायलट उनका मर चुका है इंडिया का, और 2 पायलट जो है वो अभी बहुत गंभीर हालत में। उन्होंने बता भी दिया है, पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो बहुत मतलब ये है कि उसने बता दिया है कि एक अखनूर में जो पायलट था वो, और एक भटिंडा में जो पायलट था, वो दोनों जो है अभी जेरे इलाज है। उन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया यानी कि जहां वो बहुत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पता है और हमारी भारत सरकार जो है वो उसे नहीं बता रही। यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में इतनी खबरें इकट्ठा करके और दुनिया को बता रही है। ये बहुत ही अजीब सी बात है और भारत सरकार उसको नहीं बता रही। ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, अब आगे आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बांग्लादेश से क्या खबर है? जी, बांग्लादेश से जो बड़ी खबर है वो ये है कि शाजिया वाजिद, जो कि बेटी हैं शेख हसीना वाजिद की, वो डब्ल्यूएचओ में रीजनल डायरेक्टर थी, जिनको मोदी साहब ने दिल्ली में अपने सिफारिश पे नियुक्त किया था। और वो कई बड़े बड़े दावेदार वाले कैंडिडेट हैं, उनको हटा करके इनको बना लिया था कि आप जो है वो रीजनल डायरेक्टर बन गए। अब ये खबर डब्ल्यूएचओ से आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आई है, कि उन्होंने मतलब शाजिया वाजिद को लीव पे भेज दिया है। मतलब उनसे कहा कि अब आप ऑफिस ना आए और आप घर बैठे। एक तरह से उनको बरतरफ कर दिया है। और वो उसका रीजन ये है कि वो बांग्लादेश के अंदर बहुत से करप्शन केसेस में वो मुबल्लिस हैं। और बेसिकली उनका ये है कि शेख हसीना वाजिद ने उनके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे बैंक बैलेंस और बहुत सारी मतलब जो होती हैं अपने फैमिली को, जो इंडिया में भी चलती है करप्शन में, कि एक आदमी उनके घर का हो गया तो सारे घर के नाम पे प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इसी तरह की कोई बात थी है अभी। और उसी के लिए डब्ल्यूएचओ ने बहुत सख्त मतलब इकदाम उठाया है और इनको जो है उनकी नौकरी से बेतरफ कर दिया है। और उनको कहा कि आप जो है मतलब यानी परमानेंटली आप यानी जो है यानी यानी मौजूदा बांग्लादेश सरकार जो है वो न सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे चला रही है जो खबरें आती रहती हैं, बल्कि उनके घर के लोगों की भी तफ्तीश एक तरह से हो रही है। और जाहिर है मौजूदा सरकार ने डब्ल्यूएचओ पर ये दबाव डाला होगा, यूनाइटेड नेशन पर दबाव डाला होगा, उसके बाद ही ये शाजिया बतूल जो है इनको एक तरह से हटा दिया गया, जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। ये देखिए, जो हुकूमतें होती हैं, जब हुकूमतें बदलती हैं और जिस गिरती हुई हुकूमत को अगर डिक्टेटर वाली इमेज बन जाए, जो शेख हसीना की हुकूमत की बांग्लादेश में बन चुकी थी, उसके बाद मुसीबतें पूरे खानदान की आती हैं। ये बात अपनी जगह सही है। ये शाजिया वाले मामले में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, अब नेपाल से क्या खबर है? आप
पूरे साउथ एशिया के तमाम मुल्कों से अहम खबरों पर नजर रखते हैं, वहां से क्या कुछ है खबर? देखिए, नेपाल से खबर जो है बड़ी अच्छी है। वो ये है कि केपी शर्मा ओली जो हैं, जो अभी प्रधानमंत्री हैं वहां के, वो 15 सितंबर को दिल्ली आएंगे और उनकी ये बायलैटरल मीटिंग होगी हेड ऑफ द स्टेट की। और उनकी जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। एजेंडा क्या होगा, बातचीत किस पे होगी, संधियां किस पे होंगी, इन सब का पूरा पूरा जो है वो मतलब कार्रवाई और उनके काम जो है वो शुरू हो गए हैं उनके ऑफिस से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है। अब इसमें गौरतलब बात यह है कि हमारे केपी शर्मा ओली दिसंबर में गए थे चाइना। एक हफ्ता उनकी मीटिंग थी वहां पे, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी की। कोई कोई एक जो है यूनिवर्सिटी में भी वो गए थे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत सारी चीजें थी। अब उसमें था कि इंडिया और जो नेपाल का रिश्ता है वो तो सबको मालूम है कि रोटी और बेटी का रिश्ता है। ये किसी किसी मुल्क से नहीं है। तो इंडिया जो है वो नेपाल से बाहर नहीं है और नेपाल जो है इंडिया से बाहर नहीं है। अब जो बात यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब हलचल मचाई थी कि नेपाल जो है वो चाइना क्यों गया, इंडिया क्यों नहीं आया। तो नेपाल ने कहा कि हमें जो है इंडिया ने इनवाइट ही नहीं किया था, तो हम आते कैसे। तो ये परत अब खुली है। इंडिया ने बैक डोर के चैनल से जो भी कुछ है, तो अब जो है केपी शर्मा ओली जो है सितंबर में महीने में वो आएंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो भी बात है वो बहुत सारे इश्यूज हैं। इंडिया जो है इसी के साथ साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नेपाल में, बहुत सारे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। जो अच्छी बात यह है कि नेपाल जो है वो इंडिया से बाहर नहीं है। और इन द एंड जो लोग कह रहे थे कि नेपाल चाइना के कैंप में चला गया है, उसको भी बैलेंस करने के लिए अब केपी शर्मा ओली जो है इंडिया आ रहे हैं। तो जी यही जी। खबर है जी। और भारत का एक इशू रहता है नेपाल में ट्रेडिंग के अलावा, मधेसी जो भारत के ओरिजिन के लोग हैं उनके कुछ हकूक के सिलसिले में भारत कभी कभी नेपाल से बात करता रहा है। अच्छा, मैं अब एक आखिरी एक चीज समझना चाहता हूं। ये जो सार्क जो इनएक्टिव हुआ था, इस्लामाबाद में एक सरबराह कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, समिट, और भारत ने उसमें शरीक होने का से इनकार कर दिया। बातचीत और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद सार्क बिल्कुल यानी इनएक्टिव, निकम्मा हो चुका। अब जो नई कोशिशें हो रही हैं, उस हालत में अब भारत क्या करे? क्योंकि जैसे पिछली बार आपने बताया था कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये मिलकर के कोई ऑल्टरनेट किस्म का कोई मैकेनिज्म सोच रहे हैं। अब भारत क्या करे, क्या हालात हैं? आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए या क्या कर सकता है, क्या लगता है आपको? जी, ये बहुत बहुत अहम सवाल है साउथ एशिया के हवाले से। और आपने तो बैकग्राउंड दे ही दिया। मेरा अपना इसमें तज्जिया ये है कि भारत जो है जिस घोड़े पे सवार है कि हम जो है उससे नीचे नहीं उतरेंगे, और वो हॉर्स पे अपने एडमेंट एटीट्यूड है कि टेररिज्म और बात नहीं हो सकती है। और मतलब हम जो है टेररिज्म को पहले कंटेन करेंगे और उसके बाद ही हम पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके बाद ही सार्क रिवाइव होगा। लेकिन अब इस पसे मंजर में जबकि भारत को रिप्लेस कर रहा है चाइना। चाइना भी एक इकोनॉमिक पावर है और वर्ल्ड पावर है, ग्लोबल पावर है 2050 में। अब तो आप जान ही रहे हैं कि दुनिया में अब तीन ही पावर हैं, एक रशिया है, एक अमेरिका है, एक चाइना है। और अगर चाइना इसके अंदर कूद जाता है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो उसने मिला ही लिया है, उनकी दोस्ती भी करा ली है, और अफगानिस्तान में वो खदान भी कर रहा है, पाकिस्तान में गरदार बना रहा है। उसके बाद जो है वो बांग्लादेश में अब आ गया है जब से शेख हसीना हटी हैं। तो तीन ममालिक तो सॉलिड हो गए। अभी जो है वो आसिम मुनीर पहुंच गए थे श्रीलंका। शायद अगर श्रीलंका भी टूट जाए, और उधर मालदीव जो है वो तो मतलब ये है कि मतलब वो भी चाइना के ऊपर आश्रित है, और वहां भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है। तो फिर अब जो बात है, और नेपाल का जो है अभी कम्युनिस्ट हुकूमत है और ये है, नेपाल भी चाइना के ऊपर जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया जो है वो अब आइसोलेट हो जाएगा, वो और भूटान। अब वो भूटान और नेपाल, इंडिया जो है मिलके फिर क्या रीजनलिज्म करेगा। और फिर ये जो चीजें चल रही हैं चाइना के साथ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो 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 किस्सा है कि चाइना जो है वो इंडिया को उसके मतलब नेकलेस बना करके उसको जो स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, उसको फांसी लगा रहा है।
तो ये सब चीजें तो हकीकत आ रही हैं। तो अब इंडिया उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? या तो वो एडमेंट रहे कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगी। तो टेररिज्म आज खत्म होने वाली है, आज खत्म होने वाली है। अमेरिका ने जब टेररिज्म को नहीं खत्म कर सका अफगानिस्तान में, दुनिया में कहीं टेररिज्म कंटेन भले हो सकता है, उसमें कमी और बेशी आ सकती है, लेकिन अब इंडिया जो है वो अपने घोड़े से, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं भी पेशेंट को ही कर रहा हूँ, ये कटकलियां लगा रहा हूँ कि इंडिया अपने घोड़े से उतरेगी नीचे और सारे मुल्क को फिर से मतलब एक दावत देगी कि हम सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं, तभी वो चाइना से बाहर हो सकते। और रिवाइव करने के लिए देखिए, रिवाइव करने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। रिवाइव करने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा भारत को। ये एक बहुत ही अहम वो है, पहला कदम पाकिस्तान में रखना पड़ेगा। क्या करेगा भारत? जी जी। अब मोदी साहब या जयशंकर साहब जाएंगे। जयशंकर साहब ने तो कह दिया कि पाकिस्तान इज इररिलेवेंट टू इंडिया। उसकी क्या हैसियत है इंडिया की? उसकी कोई हैसियत नहीं है। जी जी जी। अच्छा, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। वो तो वही बात हो गई ना कि 15 लाख रुपए आपके पास आएंगे। हाँ हाँ। और अगर आपके पास नहीं आए तो आप बोलेंगे नहीं कि नहीं आए, ये भी है। आप बोलेंगे नहीं कि नहीं आए, ये भी कि हमने बोल दिया, बोलते रहे। हाँ, मतलब हमने बोल दिया तो बोल दिया। सरकारों के ये भारत की तो पॉलिसी है ना। जी जी। तो आखिर आपको लगता है कि भारत झुकेगा और सार्क को रिवाइव करेगा? देखिए, ये एक ऑप्शन में दे रहा हूं। हाँ। ये गले में हड्डी है। हाँ। दूसरी हड्डी ये है उसी के अंदर, हाँ। कि अगर सार्क को रिवाइव कर देता है तो चाइना का जो थ्रेट है वो शायद न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन अगर इंडिया एडमेंट रहता है, यहां पे देखिए हिंदुत्व बीच में आ जाता है। पाकिस्तान मुसलमान है, अफगानिस्तान मुसलमान है, बांग्लादेश मुसलमान है, मालदीव मुसलमान है। तो 4 कंट्री तो मुसलमानी है ना। अब हिंदुत्व को लेके आएंगे तो क्या होगा? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इंडिया के पास मुझे जो मतलब आसान रास्ता वही लग रहा है कि वो सार्क को रिवाइव करे और अपनी जो घमंड है और 56 इंच का सीना है और बड़ा बड़ा कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, इसको तो पीना पड़ेगा अंदर। और नहीं तो फिर आप चाइना का जो कहर है वो आप झेलिए। यानी इसका नतीजा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए देश को एक तरह से जो हैसियत है उसको डुबो रही है। अगर देश की हमदर्दी भारतीय जनता पार्टी में हो तो ये सब डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ इलेक्शन जीतते रहना है हिंदुत्व के नाम पर तो फिर आप पूरे इलाके की चौधराहट खो देते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, भारत सरकार क्या करेगी आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पर तैयारी करते हैं, तमाम मुल्कों की खबरों पर खास नजर रखते हैं, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की बातचीत कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।